प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं चालुक्य डायनेस्टी की हिस्ट्री को। तो चालुक्य डायनेस्टी क्या थी और ये इंडिया के किस पार्ट पे स्टैब्लिश हुई थी। तो बच्चों, आप ये मैप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी 6th सेंचुरी यानी कि 520 एडी से लेके प्रोमिनेंस में आ गई और 12th सेंचुरी एडी तक ये कंटिन्यूएशन में चलती रही। तो ये अब अगर बात करें कि ये इंडिया के किस हिस्से पे रूल करती थी, तो अगर आप ये मैप ध्यान से देखोगे तो ये कर्नाटक है। बेसिकली कर्नाटक, थोड़े से हिस्से मध्य प्रदेश के और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का। तो शुरुआत तो यहां से हुई, बाद में आंध्र प्रदेश के भी काफी बड़े हिस्से पे चालुक्य डायनेस्टी का कंट्रोल हो गया था। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली इंडिया की मिडिवियल एज की डायनेस्टी है ये। जो मिडिवियल एज आपका गुप्ता डायनेस्टी खत्म होने के बाद, तो नॉर्थ इंडिया में ये वो वक्त है बच्चों जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। पुष्यभूति डायनेस्टी जैसी कुछ थोड़ी बहुत डायनेस्टीज रह गई है। उसी वक्त साउथ इंडिया पे अगर हम नजर डालें तो चालुक्य डायनेस्टी नाम की एक काफी बड़ी, काफी पावरफुल डायनेस्टी पावर में आ रही थी। कहां? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़े से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के एरियाज की हम बात कर रहे हैं। तो आओ हम डिटेल में देखें इस चालुक्य डायनेस्टी की हिस्ट्री को। लेकिन क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो इसलिए हमने वीडियोस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि चालुक्यास के शुरुआती दिनों की, चालुक्यास कैसे किंगडम अपना स्टैब्लिश कर पाए, मतलब किन मुसीबतों से उनको गुजरना पड़ा, इन सब की बात करेंगे। और पार्ट 2 में हम बाद के दिनों के जो चालुक्य रूलर्स हुए उनकी बात करेंगे। तो आओ फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि चालुक्य डायनेस्टी को डिफाइन करो, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि चालुक्य डायनेस्टी मिडिवियल एरा की एक डायनेस्टी थी जो कि साउथ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे रूल करती थी। किस दौरान रूल करती थी? तो 6th से 12th सेंचुरी के बीच रूल करती थी। तो आप देखोगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग 600 सालों तक ये डायनेस्टी रूल कर रही थी। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि लगातार एक साथ 600 सालों तक रूल किया हो इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। ये 3 अलग अलग फैमिलीज के रूप में रूल कर पाए, यानी 3 अलग अलग डायनेस्टीज के रूप में अलग अलग वक्त पे अलग अलग जो जगहों से ये रूल करते थे। तो इन तीनों फैमिली का आपस में रिश्ता था। तो इन तीनों फैमिलीज को मिला के ही चालुक्य डायनेस्टी की हिस्ट्री बनती है। तो अब ये 3 फैमिलीज कौन थी? तो एक तो पहली फैमिली वो थी जिसने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो ये कहानी स्टार्ट हुई कर्नाटक के बादामी नाम के जगह से। तो सबसे पहली फैमिली या सबसे पहली डायनेस्टी बादामी में बनी। वो डायनेस्टी लगभग 200 सालों तक अपना काम करती रही। तो इसी डायनेस्टी के कुछ लोग निकल के आंध्र प्रदेश चले गए। तो आंध्र प्रदेश के वेंगी नाम के शहर से उन्होंने अपना एक अलग किंगडम स्टार्ट कर लिया। तो अब देखो 2 फैमिलीज तो यहां पे हमको समझ में आ रही हैं। तीसरी फैमिली क्या थी? तो बच्चों, तीसरी फैमिली तब पैदा हुई जब पहली फैमिली के हाथ से ताकत चली गई। तो 200 सालों तक इनके हाथ से ताकत चली गई थी और 200 सालों के बाद फिर से ये ताकत में आए, फिर से अपनी इन्होंने किंगडम बसाई। उस वक्त जो किंगडम बसाई वो कल्याणी नाम के शहर पे बसाई। तो ये वही लोग हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 अलग अलग डायनेस्टीज के तौर पे ये रूल कर पाए। तो इन तीनों डायनेस्टीज को मिला के जो कहानी तैयार होती है वो है चालुक्य डायनेस्टी की कहानी। तो अगर बात करें सबसे पहली चालुक्य फैमिली की, तो उसे कहते हैं बादामी चालुक्यास। अब बादामी चालुक्यास क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, बादामी जो है एक जगह का नाम है।
तो ये जगह कर्नाटक में है। तो पुराने टाइम में इसी बादामी को वातापी के नाम से जाना जाता था। तो जो पहली फैमिली जो स्टैब्लिश हुई चालुक्य की, उन्होंने अपना कैपिटल बादामी को बनाया। बादामी या फिर वातापी दोनों एक ही चीज है। तो ये इनकी जो कहानी शुरू होती है वो 500 एडी के आसपास से शुरू होती है, लेकिन जो रिटन एविडेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमको मिलते हैं, वो 543 एडी से मिलने स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो इन्होंने बादामी से या वातापी से 200-250 सालों तक रूल किया। ठीक, उसके बाद ताकत इनके हाथ से चली गई और फिर 200 सालों के बाद फिर से इन्होंने ताकत रीगेन की। तो जब इन्होंने ताकत रीगेन की तब ये कहलाए वेस्टर्न चालुक्यास, यानी ताकत खोने के बाद उन्हीं लोगों के वंशजों ने 200 सालों तक कोशिश करी और 200 सालों के बाद फिर से ताकत हासिल कर ली। ताकत हासिल करना मतलब क्या? अपनी एम्पायर फिर से एस्टेब्लिश कर ली उसी जगह पे। तो फिर से वो फैमिली कंटिन्यू हो गई ना। तो सबसे पहली फैमिली बादामी से रूल कर रही थी और इन्हीं बादामी वालों के रिश्तेदार आंध्र प्रदेश के वेंगी में जाके वहां से रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो तीसरी फैमिली है वो 200 सालों के ताकत खोने के बाद जब फिर से ताकत हासिल करती है तो कल्याणी को अपना कैपिटल बनाती है। तो यही है इन 3 फैमिलीज की कहानी। और 3 अलग अलग कैपिटल्स थे इनके, बादामी, वेंगी और फिर कल्याणी। ठीक, तो हम इन्हीं तीनों फैमिलीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहली पार्ट में, वीडियो के पहले पार्ट में बादामी चालुक्यास पे फोकस करेंगे कि कैसे ये लोग पावर में आए और शुरुआती दिनों में इन्होंने मतलब क्या फेस किया, इनकी क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो शुरू करते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए बच्चों की तीन फैमिली से मिलके पूरी चालुक्य डायनेस्टी की कहानी बनी है। बादामी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य। तो वेस्टर्न चालुक्य बादामी चालुक्य के ही वंशज हैं, इन्हीं के वंशज हैं जो 200 सालों के बाद फिर से इन्होंने ताकत हासिल कर ली थी। जबकि ईस्टर्न चालुक्य क्या है? ये लोग बादामी से निकल के आंध्र प्रदेश चले गए थे और यहां पे अपना सेपरेट एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था जिसकी कैपिटल वेंगी को बनाई थी। तो यही इन्हीं तीनों की हिस्ट्री पढ़ के हम चालुक्य डायनेस्टी की हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। तो आओ हम पहली फैमिली के बारे में फोकस करें। तो बात करते हैं ओरिजिन की। जो पहली फैमिली थी उनकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो देखो बच्चों, चालुक्य डायनेस्टी की ओरिजिन क्या है, मतलब ये लोग बेसिकली कहां के नेटिव थे, इस बारे में हिस्टोरियंस के ओपिनियन काफी अलग अलग है। इसकी वजह यह है कि अलग अलग चालुक्य रूलर्स ने जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस खुदवाए, जो रॉक प्लेट, जो अपनी कहानी लिखवाई, तो उसमें अपने पूर्वजों की कहानी, कोई कहता है कि मैं अयोध्या से आया हूं, तो कोई कहता है कि हम राजस्थान से आए हैं। तो इसलिए हिस्टोरियंस में अलग अलग ओपिनियन है। तो जो कुछ प्रोबेबल इनके जो नेटिव प्लेसेस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? कुछ इंस्क्रिप्शन में ये बात लिखी गई है कि जो चालुक्यास थे वो लोग बेसिकली क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रेस को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे और अयोध्या में रहते थे। अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में रहते थे, लेकिन बाद में ये लोग साउथ इंडिया माइग्रेट कर गए थे। कुछ इंस्क्रिप्शन में ये कहानी पढ़ने को मिलती है कि चालुक्य डायनेस्टी वाले बेसिकली गुर्जर थे, गुर्जर या राजपूत थे, जो कि या तो गुजरात या फिर राजस्थान में रहते थे। देखो, गुजरात का जो नाम आया है वो गुर्जर से ही पड़ा है। गुर्जर जो है एक मिडिवियल डायनेस्टी थी, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, हम सब कवर करेंगे। तो खैर जो भी हो, इन बातों से इस चीज का तो पता चल ही जाता है कि ये लोग बेसिकली थे नॉर्थ इंडिया के और किसी वजह से ये लोग साउथ इंडिया माइग्रेट कर गए थे और साउथ इंडिया में जाके इन्होंने अपनी खुद की किंगडम स्टैब्लिश कर ली। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग माइग्रेट कर गए और जाते ही इन्होंने अपनी किंगडम बसा ली हो, ये बात नहीं है। ये पहले दूसरे राजाओं के लिए के अंडर फ्यूडेटरी यानी जमींदार की तरह काम करते थे।
लेकिन एक बात जो हिस्टोरियंस एक बात पे अग्री करते हैं कि अपनी डायनेस्टी बनाने से पहले से ही ये लोग कर्नाटक में रह रहे थे। गए जरूर थे नॉर्थ इंडिया से, लेकिन जाते ही डायनेस्टी नहीं बना ली थी। पहले 100-150 साल दूसरे राजाओं के अंदर जमींदार बन के रहे, उस जगह को अच्छे से समझ लिया, वहां की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ लिया, फिर जाके अपनी डायनेस्टी बसाई। तो पहले यानी अपनी डायनेस्टी बसाने से पहले ये लोग मैसूर और बादामी जैसे इलाकों में ही रहते थे। मैसूर में रहते थे, बादामी में रहते थे, पास के अहिहोल में रहते थे। बाद में इन्हीं जगहों को कैप्चर करके इन लोगों ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर ली। ठीक, तो यहां से यहां पे ये लोग रहते थे। तो जब इन्होंने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की तो ये दूसरों के किंगडम को भी हथिया के खुद में मिला लेते थे। खास करके वकाटक किंगडम, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता था, नासिक और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता था, उनको इन लोगों ने मिला लिया था खुद में, अपने किंगडम में मर्ज कर लिया था। तो अगर हम बात करें पहली फैमिली कैसे स्टार्ट हुई, बादामी की फैमिली कैसे स्टार्ट हुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ये लोग दूसरे राजाओं के अंडर जमींदार के तौर पे काम करते थे। तो सेम वही बात चालुक्य और बादामी पे भी लागू होती है। तो उस वक्त कर्नाटक में कदम्ब डायनेस्टी का रूल था। उसी कदम्ब डायनेस्टी के अंदर ये लोग जमींदार की तरह रहते थे। तो ये जो कदम्ब डायनेस्टी है, ये बेसिकली नॉर्दर्न कर्नाटका, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो नॉर्दर्न कर्नाटका और गोवा, इस पे इनका कंट्रोल था। जबकि ये जो जमींदार मैं आपको कह रहा हूं चालुक्य डायनेस्टी वाले, ये यहां पे कहीं पे रहते थे, यहां पे कहीं पे रहते थे, लेकिन थे कादम्बा डायनेस्टी वालों के अंदर ही, कादम्बा राजाओं के अंदर ही जमींदार की तरह रहते थे। तो कहानी तब शुरू होती है जब जय सिम्हा नाम का एक आदमी, जो कि चालुक्य फैमिली को ही बिलोंग करता है, वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। क्योंकि कदम्बा जो रूलर्स थे वो कमजोर पड़ गए थे, तो ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो जय सिम्हा ही है, पहले रूलर यही हैं। तो जय सिम्हा ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। जय सिम्हा के बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि जय सिम्हा पहले रूलर थे, शायद उनको उतना वक्त नहीं मिला, वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए, तो ना ही उनके सिक्के मिलते हैं, ना ही कोई इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। बाद में जो जय सिम्हा के वंशज हैं, जो उनके पोते पड़पोते हुए, उन्होंने जब इंस्क्रिप्शंस बनवानी स्टार्ट की, तब जाके जय सिम्हा का जिक्र होने लगा। तो जय सिम्हा के बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना हमको पता है कि जय सिम्हा ने ही चालुक्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। जय सिम्हा के बेटे का नाम था राणा रागा। तो पहले जय सिम्हा, दूसरे राणा रागा। तो इन दोनों के बारे में कुछ भी कॉन्क्रीटली बता पाना मुश्किल है, डेट के साथ बता पाना मुश्किल है। लेकिन हिस्टोरियंस एक बात पे अग्री करते हैं कि ये जो चालुक्य डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, इसकी शुरुआत जरूर 500 एडी के आसपास हुई होगी। अब ये भी हम आगे समझेंगे कि हिस्टोरियंस को ऐसा क्यों लगता है कि 500 एडी के आसपास ही ये चालुक्य डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई होगी। सब समझेंगे ताकि आपको हिस्ट्री का मजा आता रहे, कि आपको पता तो होना चाहिए कि हिस्टोरियंस आखिर काम कैसे करते हैं। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले दो राजाओं के बारे में तो हमको कुछ पता चलता नहीं है, क्योंकि उनको उतना वक्त मिला नहीं, या वो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनवाए नहीं, सिक्के बनवाए नहीं, या शायद वो हिस्टोरियंस को मिले नहीं। लेकिन इनके पोते, इनके पड़पोते, यानी कि बाद में जो लोग जाके राजा बने, जब उन्होंने अपनी फैमिली की कहानियां लिखवानी स्टार्ट की, यानी बाद में जो राजा बना वो अपने दादाजी का नाम तो लिखवाएगा ना, अपने दादाजी के दादाजी का भी लिखवाएगा। तो तब जाके हमको पहले दो राजाओं के नाम का जिक्र मिलने लगता है। तो जय सिम्हा का नाम पहली बार अहिहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ मिलता है। तो ये अहिहोल इंस्क्रिप्शन इसके पड़पोते ने बनवाई थी। पड़पोता कौन होता है? पोते का पोता। तो इसका पड़पोता था पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II ने
अहीहोल नाम की जगह पे, ये आप देख रहे हो, तो ये अहीहोल में एक मंदिर बनवाया पुलकेशिन ने। एक्चुअली क्या हुआ था कि पुलकेशिन ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। उस लड़ाई को जीतने की खुशी में पहले तो उसने अहीहोल में एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर पे ये इंस्क्रिप्शन बनवाई। उस इंस्क्रिप्शन में उसने अपनी फैमिली के बारे में लिखा कि मेरा नाम पुलकेशिन है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये, एंड सो। तब जाके हमको जय सिम्हा का नाम वहां लिखा मिलता है। तो जय सिम्हा का नाम किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है? अहीहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो पहले दो राजाओं के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता सिवाय उनके नाम के। अब बात करते हैं तीसरे राजा के। तो तीसरा राजा था पुलकेशिन वन। देखो आगे चल के एक और पुलकेशिन नाम का राजा हुआ। तो पुलकेशिन, इसके पोते का नाम भी पुलकेशिन ही था। तो इस डायनेस्टी में आप देखोगे कि दो लोग हुए हैं जिनके नाम पुलकेशिन है, इसलिए नाम के आगे 1 और 2 जोड़ना पड़ा। तो पुलकेशिन वन की बात करते हैं। तो पुलकेशिन वन राणा रागा के बेटे थे और जय सिम्हा के पोते थे। ठीक, तो पुलकेशिन को रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि पहले दो के बारे में तो हमारे पास कॉन्क्रीट जानकारी है नहीं। तो पुलकेशिन वन को ही माना जाता है कि सही मायने में इस डायनेस्टी की नींव इन्होंने ही रखी। इनको पहला सोवरिन रूलर कहा जाता है। सोवरिन यानी जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, जो किसी के अंडर काम ना करता हो। तो पुलकेशिन को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि पुलकेशिन ने ही वातापी नाम की जगह को चुना। वातापी एक हिली एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, और वहां ये लोग रहते आ रहे थे। इनकी फैमिली वहां 100-150 सालों से रहती आ रही थी, लेकिन जब वहां पे रहती थी तो किसी और के लिए जमींदार के तौर पे रहती थी। तो अब इन्होंने वातापी नाम की जगह को चुना और वहां पे अपना एक किला बनवाया, फोर्ट बनवाया। यानी राजा तभी कहलाओगे ना जब आपका अपना पैलेस हो, आपका अपना दरबार हो, आपके अपने मिनिस्टर्स हो। तो ये पहली कोशिश पुलकेशिन ने की, वातापी को चुना, वहां पे अपना किला बनवाया, यानी कि वातापी को अपना कैपिटल बनाया, वहीं रहने लगा राजा। कैपिटल, तो चालुक्यास की कैपिटल क्या है? वातापी, जिसका कि मॉडर्न डे नाम, आज हम वातापी को बादामी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो वहां पे इन्होंने अपनी एक फोर्ट बनवाई। उस फोर्ट में इन्होंने पहला इंस्क्रिप्शन अपना लिखवाया। राजा बनने के बाद पहली बार इंस्क्रिप्शन लिखवाया। उस इंस्क्रिप्शन में इन्होंने अपना नाम वल्लभेश्वरा लिखा है, यानी कि मैं पुलकेशिन, जिसको कि वल्लभेश्वरा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों कि कौन से चालुक्य राजा को वल्लभेश्वरा के नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? पुलकेशिन वन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन की बात हम कर रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शन कहां करवाई गई थी, कहां पे खुदवाई गई थी? तो बादामी या वातापी में। तो ये इंस्क्रिप्शन 543 एडी में बनाई गई थी। उस इंस्क्रिप्शन पे ही लिखा हुआ है, साल भी लिखा है, बनाने वाले का नाम भी लिखा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लिखी है। तो इससे हिस्टोरियंस इतना तो समझ गए कि ये जो पुलकेशिन वन नाम का राजा है, ये 543 एडी में राजा बन चुका था। तो अगर ये 543 एडी में राजा बन चुका था, तो इसके पिताजी राणा रागा और इसके दादाजी कौन? जय सिम्हा, ये तो इसके पहले ही राजा बन गए होंगे ना। तब जाके हिस्टोरियंस ने 20 साल का गैप देके ये स्टैब्लिश किया कि जरूर 500 एडी के आसपास ही चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई होगी। तो ऐसे काम करते हैं हिस्टोरियंस। तो यहां से ये जो आप देख रहे हो बच्चों फोटो, यहां से ही कहानी सही मायने में स्टार्ट होती है चालुक्य डायनेस्टी की। ये बादामी का पहाड़ है, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया था ये। तो यहीं पे इन्होंने अपने मंदिर बनवाए, अपना किला बनवाया और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। तो 543 एडी में तो हमको इंस्क्रिप्शन मिला। इंस्क्रिप्शन तो कोई राजा तब बनवाता है ना जब वो रूल करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कि पुलकेशिन 540 ईस्वी में ही गद्दी पे बैठ गया था। 540 एडी में ही वो गद्दी पे बैठ गया था। 2-3 साल के बाद उसने ये वाली इंस्क्रिप्शंस बनवाई। तो पुलकेशिन की इंस्क्रिप्शन कहां हमको देखने को मिलती है बच्चों? बादामी में देखने को मिलती है।
पुलकेशिन की इंस्क्रिप्शन कब बनवाई गई? 543 एडी में बनवाई गई। इस इंस्क्रिप्शन से हमको कई और चीजें पता चलती है। उनमें उसी इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि पुलकेशिन जो है वो वैदिक धर्म को फॉलो करने वाला राजा था, वैदिक धर्म, और साथ ही साथ अश्वमेध यज्ञ भी करवाया करता था। अब देखो, क्योंकि इनकी फैमिली नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट होके साउथ इंडिया में आई है, तो ये आर्यन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, वैदिक धर्म का इन्फ्लुएंस साफ साफ देखने को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाते थे पुलकेशिन? क्योंकि कोई राजा अगर ये डिक्लेयर करना चाहता है, सबको ये मैसेज देना चाहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट राजा हूं, मुझे कोई चैलेंज मत करो, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, ये मेरी टेरिटरी है, तो वो राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो उसी राजा ने करवाए जिसने डायनेस्टी की नींव डाली और सबको मैसेज दिया कि अब मैं राजा हूं, मुझसे टकराना मत। तो वो कौन थे? पुलकेशिन थे। पुलकेशिन के दो बेटे हुए, बड़ा बेटा कीर्तिवर्मन और छोटा बेटा मंगलेशा। दोनों बेटों को राजा बनने का मौका मिला। पुलकेशिन की मृत्यु के बाद दोनों बेटे इसके राजा बने एक एक करके। तो अब इसके दोनों बेटों की कहानी भी हम समझ लें। तो बड़ा बेटा कीर्तिवर्मन, तो पुलकेशिन का सबसे बड़ा बेटा कीर्तिवर्मन जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके फादर ने नींव तो डाल ही दी थी, वातापी को बसा दिया था, वहां पे फोर्ट वगैरह बनवा दिए थे। तो अब कीर्तिवर्मन पे जिम्मेदारी आई कि इस नए नए किंगडम को एक्सपेंड किया जाए, इसकी जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट पे ही इनका कंट्रोल था ना। जब इन्होंने अपना डायनेस्टी स्टार्ट किया तो इनका कंट्रोल बादामी, अहीहोल, ठीक, मैसूर, ऐसी ही जगहों पे था। अब कीर्तिवर्मन डायनेस्टी के एरिया को बढ़ाने के कोशिश में लग जाता है। इसके लिए वो अपने नेबरिंग किंगडम्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लोग तो कर्नाटक के बादामी, अहीहोल, मैसूर में अपनी किंगडम बसा चुके थे। तो इनके नेबरिंग किंगडम्स कौन कौन थे? तो नॉर्थ कोंकण यानी गोवा के आसपास का एरिया, तो वहां पे मौर्य डायनेस्टी का शासन था। अब आप बोलोगे कि ये कौन सी मौर्य डायनेस्टी, ये कहां से आ गई? तो बच्चों आपको याद होगा, अगर आपने मौर्य डायनेस्टी की वीडियो सही से देखी हो, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने आखिरी दिनों में कर्नाटक शिफ्ट हो गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। तो इन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने कर्नाटक में बिताए थे। तो जब इतना बड़ा राजा कर्नाटक शिफ्ट हुआ था, तो इनके साथ साथ छोटे छोटे प्रिंस, मतलब कई सारे प्रिंस, पोते पड़पोते भी तो शिफ्ट हो गए थे कर्नाटक। तो उन्हीं पोते पोतियों का बसाया मौर्य डायनेस्टी था ये। तो अब ये मौर्य डायनेस्टी पे हमला कर देता है कीर्तिवर्मन। साथ ही जो नलवाड़ी भी कर्नाटक की ही एक जगह है, तो वहां पे नल डायनेस्टी चल रही थी, उस पे भी अटैक करता है। तो ये नलवाड़ी जो है कर्नाटक के बेल्लारी इलाके में, तो बेल्लारी आज किस लिए फेमस है? कोल माइंस के लिए फेमस है। कदंबा डायनेस्टी चल रही थी बनवासी नाम के जगह पे। बनवासी जो है कर्नाटक और गोवा का बॉर्डर है, कह लो आप गोवा ही समझ लो। तो इस तरह आप देख रहे हो कि अपने नेबरिंग किंगडम्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया कीर्तिवर्मन ने। क्यों करना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि उसको अपने किंगडम को एक्सपैंड करना है। तो अब इसने अपने किंगडम को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। ये एक अच्छा खासा ताकतवर राजा था। तो इसने अपने गद्दी पे बैठने के 12वें साल में इसने भी एक इंस्क्रिप्शन बनवाई। कहां बनवाई? बादामी में ही बनवाई। बादामी ही तो इनका कैपिटल है ना। तो देखो, कीर्तिवर्मन के फादर पुलकेशिन ने 543 एडी में बादामी में इंस्क्रिप्शन बनवाई थी। अब उनका बेटा कीर्तिवर्मन 588 एडी में, यानी लगभग 45 साल के बाद, उसी बादामी में अपना इंस्क्रिप्शन यानी अपनी कहानी लिखवा रहा है। तो उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवाया कीर्तिवर्मन ने? बाकी सारी चीजें तो लिखवाई। कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने की जरूरत है कि उस इंस्क्रिप्शन में लिखा कि मैं अपने छोटे भाई मंगलेशा को धन्यवाद देता हूं। उसके छोटे भाई का नाम क्या था? मंगलेशा।
मैं अपने छोटे भाई मंगलेशा को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने बादामी में इतना खूबसूरत विष्णु मंदिर बनवाया। ये लोग वैदिक धर्म को मानने वाले थे ना, तो विष्णु देवता की पूजा करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बादामी का जो विष्णु मंदिर है वो किसने बनवाया? तो मंगलेशा ने बनवाया। कौन है मंगलेशा? कीर्तिवर्मन का छोटा भाई और पुलकेशिन का छोटा बेटा। अब देखो, कीर्तिवर्मन अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में लगा था। इस चक्कर में आप यकीन नहीं करोगे कि उसने बिहार और बंगाल जैसे जगहों पे भी अटैक कर दिया था। हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वो नहीं रहा, लेकिन कीर्तिवर्मन के बारे में आप याद रखना कि कौन से चालुक्य राजा ने बिहार और बंगाल पे अटैक किया था। आंसर है कीर्तिवर्मन, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सक्सेस मिली इन लोगों को साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में भी चोल और पांड्य जो राजा थे उन पे इसने अटैक करके उनको अपने में मिलाने की कोशिश की। तो बेसिकली कीर्तिवर्मन जो है एक्सपेंड करने में ही लगा रहा। तो इस तरह कीर्तिवर्मन ने अपना सारा समय, सारी एनर्जी चालुक्य डायनेस्टी को एक्सपेंड करने में ही लगा दी। फाइनली 597 एडी में कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है। देखो, आपको ये सारे डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जब जो चीज याद रखने की जरूरत होती है मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, ये वही टेम्पल है जो मंगलेशा ने बनवाया था, विष्णु टेम्पल। तो 597 एडी में कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है। तो जब कीर्तिवर्मन की डेथ हो गई तो कोई राजा अगर मर जाता था तो उसके बड़े बेटे को ही राजा बना दिया जाता था ना। तो कीर्तिवर्मन का जो बेटा था उसका नाम था पुलकेशिन। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हिस्टोरियंस ने इसको पुलकेशिन 2 का नाम दे दिया है, क्योंकि ऑलरेडी एक राजा हो चुके हैं पुलकेशिन, जो कि इसके दादाजी ही थे। तो पुलकेशिन 1 दादाजी हैं और पुलकेशिन 2 उनके पोते जी हैं। तो पुलकेशिन 2 एक छोटा सा बच्चा था उस वक्त, तो उसको राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो कीर्तिवर्मन का जो छोटा भाई था मंगलेशा, वो इस छोटे से बच्चे पुलकेशिन का चाचा था, अंकल था। तो वो रीजेंट बन जाता है। रीजेंट यानी केयर टेकर, यानी राजपाट तो पुलकेशिन बच्चे के नाम से ही होगा, लेकिन असली सारे फैसले मंगलेशा लेगा जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। तो अब मंगलेशा की अगर हम बात करें तो मंगलेशा के बड़े भाई कीर्तिवर्मन ने एक्सपेंशन तो कर ही दिया था ना। तो मंगलेशा के बारे में कहा जाता है कि उसने दोनों समुद्रों के बीच के इलाके को कंसोलिडेट किया। दोनों समुद्र यानी कि इधर अरेबियन ओशियन, इधर बे ऑफ बंगाल। कहने का मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह के जगह जो ऑलरेडी कीर्तिवर्मन जीत चुका था, वहां पे अपने पावर को कंसोलिडेट किया इसने। और मंगलेशा को एक और चीज की क्रेडिट दी जाती है कि इसने छेदी वंश के कालाचूरी राजाओं को हराया। तो बेसिकली ये उड़ीसा के राजा हुआ करते थे। तो कालाचूरी डायनेस्टी जो उड़ीसा में रूल कर रही थी, उनको इसने हरा दिया। तो मंगलेशा जो है वो तो एक रीजेंट था। मंगलेशा को राजा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में जो चालुक्य डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस में राजाओं का लिस्ट दे रखा है, राजाओं की क्रोनोलॉजी दे रखी है, उसमें मंगलेशा का नाम इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि मंगलेशा एक रीजेंट के तौर पे रूल कर रहा था, वो कभी राजा बना नहीं। हुआ क्या था कि मंगलेशा के अंदर ये फीलिंग हो गई थी कि मैं ही राजा बन जाता हूं। पुलकेशिन तो छोटा बच्चा है, लेकिन जब पुलकेशिन बड़ा हो गया तो मंगलेशा ने गद्दी से हटने से मना कर दिया। तो दोनों के बीच लड़ाई हो गई, चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई हो गई। तो भतीजा पुलकेशिन 2 ने अपने चाचा मंगलेशा को पावर स्ट्रगल में मार गिराया। तो इस तरह मंगलेशा की मौत हो जाती है और पुलकेशिन 2 अब अगला राजा बन जाता है। तो अब अगर बात करो बच्चों चालुक्य डायनेस्टी की, तो मैंने आपको बताया कि चालुक्य डायनेस्टी बेसिकली 3 अलग अलग फैमिली से मिलके बनी। अगर आप तीनों फैमिली के सारे राजा की बात कर लो यानी पूरी चालुक्य हिस्ट्री की भी अगर आप बात कर लो, तो सबसे ग्रेटेस्ट राजा यही पुलकेशिन 2 ही हुए। यानी इससे बड़ा कोई चालुक्य राजा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी टेरिटरी बाकी सारे चालुक्य राजाओं के मुकाबले सबसे बड़ी थी। इनकी जो कंट्रोल थी वो ऑलमोस्ट पूरे डेक्कन, पूरे साउथ इंडिया में फैली हुई थी।
तो हमको पुलकेशिन II की जानकारी कहां से मिलती है? तो पुलकेशिन II जब गद्दी पे बैठ गए तो इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाई। ये इंस्क्रिप्शन कहां बनवाई? अहिहोल में। तो ये इंस्क्रिप्शन कब बनी? 634 में। तो देखो चालुक्य डायनेस्टी की कहानी 3 इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। पहली इंस्क्रिप्शन 543 एडी में, दूसरी 588 एडी में और तीसरी 634 एडी में। पहली इंस्क्रिप्शन कौन बनवाता है? पुलकेशिन I। दूसरी इंस्क्रिप्शन कीर्तिवर्मा, तीसरी इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शन से ही तो कहानी खुल के आगे आती है। तो पुलकेशिन II ने अहिहोल इंस्क्रिप्शन में काफी सारी चीजें लिखवाई। अब अहिहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में बच्चों आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। अहिहोल इंस्क्रिप्शन क्यों बनवाया गया था? क्योंकि पुलकेशिन ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। उस लड़ाई को सेलिब्रेट करने के लिए पहले तो वो एक मंदिर बनवाता है और उसी मंदिर में, वो मंदिर अहिहोल में बनाया गया, उसी मंदिर में इंस्क्रिप्शन बनाया गया। उसी इंस्क्रिप्शन को अहिहोल इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इस इंस्क्रिप्शन को लिखने वाला कौन था? वो लिखने वाले थे रवि कृति। तो रवि कृति पुलकेशिन II के ही कोर्ट पोएट थे, उनके यहां काम करते थे, पोएट थे। और ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन लिखने में कन्नड़ा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया गया। अब आप बोलोगे भाषा संस्कृत, स्क्रिप्ट कन्नड़, ये क्या चक्कर है? देखो बच्चों, हिंदी में एक शब्द हम लेते हैं, कोई भी हिंदी का शब्द अगर हम ले, लेट सपोज हम बात करें, अगर बुक को हिंदी में कहते हैं पुस्तक, PUSTAK, तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं हिंदी का एक शब्द लिख रहा हूं ना, लेकिन लिखने में तो अंग्रेजी के अक्षरों को यूज कर रहा हूं। तो कन्नड़ा के अक्षरों को यूज करते हुए संस्कृत भाषा लिखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमको और कहां से पुलकेशिन II के बारे में और कहां से हमको जानकारी मिलती है? तो ह्यूएन सैंग नाम के एक बहुत फेमस चाइनीज ट्रेवलर थे जो इंडिया विजिट पे आए थे और 20 सालों से भी ज्यादा टाइम तक ये इंडिया में रहे। 20 क्या, लगभग 25 सालों तक ये इंडिया में रहे। तो ह्यूएन सैंग ने पूरे इंडिया का चक्कर लगाया था। तो उसी क्रम में ये पुलकेशिन II को भी से भी मिलने गए थे, बादामी गए थे। तो इन्होंने पुलकेशिन II के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। इन्होंने पुलकेशिन II को एक बहुत अच्छा और अथॉरिटेटिव, यानी कि दमखम रखने वाला, एक ऐसा राजा जिसका सिक्का चलता हो, सब जिसकी बात मानते हो, एक ऐसा राजा बताया है। पुलकेशिन II एक वैष्णवाइट था। विष्णु मंदिर बनवाया था ना इसके चाचा मंगलेशा ने, आपको याद होगा। तो इसकी पूरी फैमिली जो है वो वैष्णवाइट थी, विष्णु भगवान की पूजा करने वाली। तो ये शुरू में तो मतलब वैष्णवाइट थे, लेकिन बाद में दूसरे धर्मों को भी बराबर की नजरों से देखते थे, बराबर सम्मान देते थे। ये सब हमको कौन बता रहा है? ह्यूएन सैंग बता रहा है। ह्यूएन सैंग जो खुद बौद्ध धर्म को मानने वाला था, जब वो कह रहा है तो बात सच्ची होगी कि वैष्णवाइट होते हुए भी दूसरे धर्मों को भी आदर सत्कार के साथ देखा जाता था। तो ये जो पुलकेशिन II थे, इनका कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया पे फैल गया था, साथ ही सेंट्रल इंडिया के भी कुछ हिस्सों पे, जैसे गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ हिस्से इनके कंट्रोल में आ गए थे। पुलकेशिन II के लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ है तो वो है हर्षवर्धन नाम के ताकतवर नॉर्थ इंडियन राजा को हराना। हमने हर्षवर्धन पे भी एक वीडियो कर रखी है। तो हर्षवर्धन एक बहुत ताकतवर राजा थे। तो जिस वक्त हर्षवर्धन का नॉर्थ इंडिया में बोलबाला था, हर्षवर्धन पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल में रखते थे, वैसे ही पुलकेशिन II पूरे साउथ इंडिया को कंट्रोल में रखते थे। तो हर्षवर्धन ने साउथ इंडिया जाने की कोशिश की थी, तो पुलकेशिन II ने उनको हरा दिया था। दोनों की लड़ाई नर्मदा नदी के किनारे पे हुई थी। तो इसी लड़ाई के लिए, ये लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ाई है, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत ताकतवर राजा थे और पुलकेशिन II ने उनको हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। तो पुलकेशिन II को इस चीज के लिए याद किया जाता है। और हम क्या जानते हैं पुलकेशिन II के बारे में? तो पुलकेशिन II की एक पेंटिंग मिली है अजंता केव में। ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पुलकेशिन II ही है और ये उनकी वाइफ है।
उनके दरबार में कुछ पर्शियन डिप्लोमेट्स की फोटो है। ये दिखा रहा है कि पर्शिया से आए एम्बेसडर्स राजा के सामने सर झुका रहे हैं, गिफ्ट लेके आए हैं। तो इस पेंटिंग से हमको पता चलता है कि पर्शिया यानी ईरान, ईरान के एक राजा थे, उनका नाम था खुसरो टू। इसी खुसरो टू ने अपने दूत यानी एम्बेसडर्स भेजे थे पुलकेशिन टू के कोर्ट में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशिन टू अजंता पेंटिंग में किस देश के एम्बेसडर को रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। तो पर्शिया के एम्बेसडर को रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उसी फेमस लड़ाई के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी डिटेल हमको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया बच्चों कि हर्षवर्धन पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल रखते थे और पुलकेशिन टू पूरे साउथ इंडिया पे लगभग कंट्रोल रखते थे। तो ये दोनों बराबर के राजा माने जाते थे, लेकिन जब दोनों फेस टू फेस आए तो पुलकेशिन टू जीत गए और हर्षवर्धन हार गए। तो ये जो फेस टू फेस लड़ाई हुई इनकी, ये 612 एडी में हुई थी। देखो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी को बाउंड्री माना जाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का। तो ये जो लड़ाई हुई ये नर्मदा नदी के किनारे पे ही हुई और नतीजा क्या निकला, हर्षवर्धन हार गए। तो यही जो बड़ी लड़ाई पुलकेशिन ने जीती, इसी के बाद मेघूती नाम का मंदिर बनवाया अहिहोल नाम के जगह पे। ये अहिहोल कहां है, कर्नाटक के बागलकोट नाम के डिस्ट्रिक्ट में है अहिहोल। तो इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पुलकेशिन टू ने एक मंदिर बनवाया। वो मंदिर कहलाता है मेघूती मंदिर। उसी मंदिर में इंस्क्रिप्शन में अपनी जीत की कहानी लिखी, क्योंकि जीतने वाला ही अपनी कहानी लिखेगा ना। अब हर्षवर्धन तो वापस कन्नौज जाके, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, तो हर्षवर्धन तो वापस कन्नौज जाके मंदिर बनवा के नहीं लिखेंगे कि मैं हार के आया हूं, तो जीतने वाला ही लिखेगा। तो पुलकेशिन टू के अहिहोल इंस्क्रिप्शन से हमको ये लड़ाई की कहानी पता चलती है। उस इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन टू को दक्षिण पथेश्वर के नाम से कहा गया है। दक्षिण पथेश्वर मतलब साउथ इंडिया का मालिक, पूरे दक्षिण, दक्षिण से ही डेक्कन वर्ड आया, दक्खन, डेक्कन। तो ऐसे ऐसी हिस्ट्री बनती है, दक्षिण बन गया दक्खन, दक्खन बन गया डेक्कन। आज हम बड़े शान से डेक्कन इंडिया बोलते हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड। तो ये बन गए दक्षिण पथेश्वर। कौन कहलाए दक्षिण पथेश्वर, तो आपके लिए याद रखना इजी होगा, पुलकेशिन टू क्यों कहलाए, क्योंकि साउथ इंडिया में घुसने नहीं दिया हर्षवर्धन को, कहा कि ये मेरा इलाका है, मैं यहां का मालिक हूं, तुम कौन हो, मैं तो दक्षिण पथेश्वर हूं। और ये जो नर्मदा नदी है जिसके किनारे पे दोनों की लड़ाई हुई थी, तो दोनों ने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। दोनों ने कहा कि हम आगे आगे कभी लड़ेंगे नहीं। तो 612 में लड़ाई हुई, दोनों 643 एडी तक जिंदा रहे। दोनों ने वापस कभी, दोनों में आपस कोई लड़ाई हुई नहीं। तो दोनों की उम्र लगभग सेम थी, दोनों की मौत भी एक ही साल हुई, दोनों 643 एडी में मर गए। तो दोनों की लाइफ में बहुत सिमिलैरिटी थी। तो ये जो नर्मदा नदी थी, इसको बाउंड्री मान लिया गया कि नर्मदा नदी के नॉर्थ की तरफ हर्षवर्धन का राज चलेगा, नर्मदा नदी के नीचे की तरफ पुलकेशिन टू का राज चलेगा। तो पुलकेशिन टू काफी ताकतवर राजा थे। पुलकेशिन टू को एक और चीज के लिए याद किया जाता है। तो जब चालुक्य डायनेस्टी ऑलमोस्ट स्टैब्लिश होके बहुत अच्छे से चल रही थी, तो चालुक्य डायनेस्टी तो कर्नाटक में चल रही थी। बाकी अगर आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश की बात करो, तो वहां पे एक अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी, पल्लवा डायनेस्टी। इस पल्लव डायनेस्टी के का कैपिटल था कांची, जिसको आज हम कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। तो कांचीपुरम और वेंगई नाम के दो बड़े शहर पल्लव डायनेस्टी की शान माने जाते थे। कांची तो खैर कैपिटल ही था और वेंगई भी एक बहुत बड़ा शहर था। तो पुलकेशिन टू ने अपने आप को दक्षिण पथेश्वर घोषित कर दिया, यानी कि पूरे साउथ इंडिया का मालिक। अब दक्षिण पथेश्वर है तो सही मायने में तो तभी होंगे ना जब आप पूरे अपने मतलब साउथ इंडिया के किंगडम्स को कनकर कर लोगे। तो एक्सपेंशन के पॉलिसी के अंतर्गत पुलकेशिन टू ने
पल्लवा डायनेस्टी पे अटैक कर दिया। तो उस वक्त पल्लवा डायनेस्टी के राजा थे महेंद्र वर्मन। तो देखो पुलकेशिन II ने यहां पे अटैक करके जो वेंगी नाम का शहर है इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो अगर आज के मॉडर्न डे इंडिया की बात करोगे बच्चों, तो ये जो उस वक्त जो है वेंगी पूरे कह लो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिला के सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती थी। कांची और वेंगी यही दो बड़े शहर पहचान माने जाते थे पल्लव डायनेस्टी की। तो अगर आप आज के इंडिया के मैप की बात करो तो आज आंध्र प्रदेश के दो जिले कृष्णा और गोदावरी, तो ये दो जिले भी हैं और दो नदियां भी हैं। तो इन दो नदियों के बीच ये जो जगह थी, यहां पे वेंगी आप देख रहे हो नदी बहती है, काफी फर्टाइल लैंड, काफी समझ लो कि एग्रीकल्चर के हिसाब से काफी प्रोमिनेंट और समुद्र से भी काफी नजदीक, तो पोर्ट वोर्ट भी यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी। तो इसलिए वेंगी पे हमला करके अटैक किया था पुलकेशिन II ने, ठीक है ना। तो अब जब वेंगी पुलकेशिन के कब्जे में आ गया, देखो पुलकेशिन यहां का राजा है, वातापी का राजा है, इसकी जो किंगडम है बेसिकली वो यहां तक है। अब इसने वेंगी पे कब्जा कर लिया, तो अब ये क्या करता है, ये अपने भाई विष्णुवर्धन को युवराज की उपाधि देके वेंगी का गवर्नर बना देता है। तो यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ बादामी से चालुक्य फैमिली रूल कर रही है, बादामी को अपना कैपिटल मानते हुए रूल कर रही है। अब एक नया चेंज होता है, ये अपने भाई को कहां भेज रहे हैं, वेंगी भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं वेंगी, कि मैं तो वातापी से अपना किंगडम चलाता रहूंगा, ये जो हमने नया नया एरिया कैप्चर किया है तुम वहां मेरे वाइसरॉय बन के जाओ, मेरे गवर्नर बन के जाओ। तो वेंगी में एक चालुक्य फैमिली की ही ऑफशूट चली गई। तो यही लोग आगे चल के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बाद में क्या होता है कि बादामी के रूलर्स कमजोर पड़ जाते हैं, बादामी में तो इनका रूल खत्म हो जाता है लेकिन वेंगी में इनका रूल कायम रहता है। तो यही वेंगी वाले चालुक्य आगे चल के ईस्टर्न चालुक्य कहलाए या चालुक्याज ऑफ वेंगी कहलाए। तो यही यहां से ही इनकी कहानी शुरू हुई। तो खैर जो भी हो, तो पुलकेशिन II ने ही पहली बार हमला करके वेंगी को छीन लिया था। किससे छीना था, महेंद्र वर्मन नाम के पल्लव राजा से छीना था। तो जब महेंद्र वर्मन की मौत हो जाती है तो महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन अगला राजा बनता है। लेकिन बात क्या है कि ये जो नरसिंह वर्मन है ये अपने फादर महेंद्र वर्मन से कई गुना ताकतवर था, ताकत के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर था अपने फादर के मुकाबले। लेकिन पुलकेशिन को यह बात पता नहीं थी, समझ में नहीं आई थी। तो पुलकेशिन को लगता है कि राजा मर गया, अब उसका बेटा बना है नया नया राजा, तो ये सही वक्त है मैं दोबारा अटैक करता हूं। तो यही सोच के पुलकेशिन ने दोबारा से अटैक किया। लेकिन ये जो दोबारा अटैक किया पुलकेशिन ने, ये उल्टा पड़ गया पुलकेशिन के लिए, क्योंकि नरसिंह वर्मन उतना कमजोर नहीं था जितना पुलकेशिन ने समझा था। तो इस बार पुलकेशिन को हार का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ हारा बल्कि मारा भी गया। नरसिंह वर्मन ने इतने ताकतवर राजा पुलकेशिन II को मार गिराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलकेशिन II को किसने मारा, पल्लव डायनेस्टी के नरसिंह वर्मन ने मारा। तो देखो इतना बड़ा राजा मारा गया, पुलकेशिन II मारा गया, पल्लव डायनेस्टी के को रोकने वाला तो अब कोई बचा ही नहीं। तो पल्लव डायनेस्टी ने क्या किया, उसने कहा कि तुमने वेंगी को कैप्चर कर लिया, मैं बादामी को कैप्चर कर लूंगा जो तुम्हारी कैपिटल सिटी है, क्योंकि राजा तो मर गया। तो पल्लव ने क्या किया, पल्लव डायनेस्टी के राजा, ये जो राजा नरसिंह वर्मन जिसने अभी अभी पुलकेशिन को मारा था, वो उसके कैपिटल सिटी पहुंच जाता है, वो बादामी पहुंच जाता है। देखो बच्चों, बादामी और वातापी एक ही चीज है। वातापी पुराना नाम है, बादामी आज के जमाने में जो नाम है वो है। तो बादामी पहुंच के बादामी को कैप्चर कर लेता है। कौन कर लेता है, नरसिंह वर्मन कर लेता है। तो 13 सालों तक ये जो बादामी है, जो किसी जमाने में चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, ये नरसिंह वर्मन के कंट्रोल में रहती है। तो इन 13 सालों में नरसिंह वर्मन जो है बादामी के पूरे धन दौलत को बादामी से कांची में शिफ्ट कर देता है। प्लीज याद रखो कि पल्लव डायनेस्टी की अपनी कैपिटल है कांची,
जिसको आज हम कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। तो इन 13 सालों तक चालुक्य डायनेस्टी का नामो निशान मिट गया, क्योंकि उनकी कैपिटल पे किसी और का कब्जा हो गया, उनका राजा मारा गया, पुलकेशिन II मारा गया, तो वो राज कहां से करेंगे। तो इन 13 सालों तक उनका कोई अता पता नहीं था। क्यों अता पता नहीं था? क्योंकि पुलकेशिन के जो बेटे थे विक्रमादित्य I, तो बेटे का नाम विक्रमादित्य I, अब विक्रमादित्य I का बेटा था विनयादित्य, और विनयादित्य का बेटा था विजयादित्य। यानी इन तीनों कैरेक्टर में आप रिश्ता देखो, ये है दादाजी और ये है बेटा और ये है पोता। तो ये तीनों 13 सालों तक तो इनकी जो कैपिटल थी वो किसी और के कब्जे में। तो ये तीनों दादा, बेटा और पोता पास के गंगा डायनेस्टी में जाके शरण लेते हैं। ये गंगा डायनेस्टी भी कर्नाटक में ही है, साउथ कर्नाटक में एक डायनेस्टी थी। अब वहीं क्यों जाते हैं? क्योंकि ये जो गंगा डायनेस्टी वाले हैं ये रिश्ते में इनके ननिहाल के लगते हैं, मतलब मां की तरफ से इनका रिश्ता था, ननिहाल था एक तरह का। तो ये तीनों कैरेक्टर वहां जाके शिफ्ट हो जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि कैसे बादामी को वापस पल्लव जो राजा था नरसिंह वर्मन, उसके कब्जे से छुड़ाया जा सके। तो विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य तीनों को एक एक करके राजा बनने का मौका मिला। क्यों मिल गया? क्योंकि विक्रमादित्य ने पल्लव किंग को हरा दिया, नरसिंह वर्मन को हरा के अपनी कैपिटल को छुड़वा लिया। वातापी को तो छुड़वाया ही, साथ ही साथ कुछ दिनों के लिए जो पल्लव राजा की कैपिटल सिटी थी कांची, उसको भी कब्जे में कर लिया। यानी अचानक से ताकतवर होके उभरे कौन? विक्रमादित्य I, और जाके अपनी कैपिटल को तो छुड़वा ही लाए, जिसने कब्जा किया था उसकी भी कैपिटल पे कब्जा कर लिया। तो अब वापस से स्टैब्लिश हो गई चालुक्य डायनेस्टी। अब चालुक्य डायनेस्टी फिर से चलने लगी, आगे बढ़ने लगी, 13 सालों के लिए गायब हो गई थी। तो अब विक्रमादित्य के बाद राजा बना उसका बेटा विनयादित्य। विनयादित्य के बारे में हमारे पास काफी कुछ जानकारी है नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि इसका जो राजपाट था वो खुशहाल था, जनता खुश थी, प्रॉस्पेरस था इसका राजपाट। विनयादित्य का बेटा यानी विक्रमादित्य का पोता विजयादित्य गद्दी पे बैठा और ये सबसे ज्यादा दिनों तक रूल करने वाला चालुक्य रूलर है। इतने दिनों तक तो आप समझ लो कि पुलकेशिन को भी मौका नहीं मिला था रूल करने का। तो ये लगभग 40 सालों तक रूल करता है और इसका भी जो रूल है बिल्कुल प्रॉस्पेरस, शांतिपूर्ण, कोई लड़ाई नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई एनेक्सेशन नहीं। एक चीज के लिए विजयादित्य को जाना जाता है कि विजयादित्य ने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए। पूरी चालुक्य डायनेस्टी को ही टेम्पल बनाने के लिए याद किया जाता है और खास करके चालुक्य डायनेस्टी के विजयादित्य को याद किया जाता है। अब आगे के राजाओं की बात करें तो आगे एक प्रोमिनेंट राजा हुए विक्रमादित्य II, क्योंकि पहले भी विक्रमादित्य नाम के एक राजा हो चुके हैं, इसलिए 1 और 2 का फर्क आपको याद रखना जरूरी है। तो ये जो विक्रमादित्य II नाम के राजा हैं, इन्होंने कांची को 3 बार अटैक करके हराया। अब ये कांची का फंडा क्या है? ये पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल है ना, तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से बदला लिया, क्योंकि 13 सालों तक बादामी को कब्जे में रखा था पल्लव राजा ने, तो अभी उसका बदला ले रहे हैं। तो ये 3 बार अटैक करते हैं उनकी कैपिटल सिटी कांची को और तीनों बार जीत लेते हैं कांची को। तो ये 3 बार अटैक करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? 3 बार कोई क्यों अटैक करता है? क्योंकि सामने वाले को नेस्तो नाबूद करना चाहता है, बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहता है। तो फाइनली 1740 AD में ये पल्लव डायनेस्टी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने में कामयाब होते हैं, उनकी पूरी जमीन को कब्जे में ले लेते हैं। इस तरह पल्लव डायनेस्टी की जो ताकत बची हुई थी वो खत्म हो जाती है। तो बहुत ताकतवर राजा थे विक्रमादित्य II। विक्रमादित्य II को एक और बात के लिए याद रखा जाता है कि इन्होंने गुजरात में हमला होने वाला था, अरब आक्रमण होने वाला था। क्योंकि देखो बच्चों, ये वो टाइम है जब मोहम्मद बिन कासिम वगैरह सिंध पे ऑलरेडी अटैक कर चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो हम आगे एक वीडियो करेंगे। 715 से लेकर 718 के आसपास ये सिंध में आया था
और सिंध में मतलब इस्लाम स्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। तो उसके बाद से जो अरब हमले का खतरा बढ़ गया था। तो विक्रमादित्य टू को इसी बात के लिए याद रखा जाता है कि उसने गुजरात पे होने वाले अरब हमले का मुकाबला किया और अरब लोगों को भागने पे मजबूर कर दिया। अब कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है बच्चों, विरूपक्षा टेम्पल है तो ये हम्पी में है, कर्नाटक के हम्पी में है, और ये कि यूनेस्को साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो ये विरूपक्षा मंदिर जो है ये इन्हीं विक्रमादित्य टू ने बनवाया है। तो याद रखने में आपको आसानी हो इसके लिए आप याद रख लो कि वी फॉर विक्रमादित्य, वी फॉर विरूपक्षा, और चालुक्य राजा ने बनवाया क्योंकि कर्नाटक में हम पढ़ रहे हैं हम्पी वगैरह सब चालुक्य के कंट्रोल में थे। तो विरूपक्षा टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल बनवाने का क्रेडिट जो है विक्रमादित्य टू को ही जाता है। इसमें से विरूपक्षा टेम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आखिरी चालुक्य राजा की। तो जो आखिरी चालुक्य राजा थे वो थे कीर्तिवर्मन टू। अब ये आखिरी कैसे हो गए? क्योंकि इनको इनके ही फ्यूडेटरी यानी कि जो इनके अंडर काम करने वाले जमींदार थे उनमें से एक जमींदार था दांती दुर्ग। तो दांती दुर्ग ने इनको हरा दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इनकी जमीन कब्जे में लेके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश की। तो आप कह सकते हो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई? चालुक्य डायनेस्टी से ताकत छीन के राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई, और इस तरह चालुक्य डायनेस्टी जिसकी कैपिटल बादामी हुआ करती थी वो अचानक से गायब हो गई। तो अगले 200 सालों तक ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी बादामी की ये गायब हो गई और इसकी जगह राष्ट्रकूट डायनेस्टी फिर और भी कई साउथ इंडियन डायनेस्टीज ने उस जगह को भरा। तो अगर आप बात करोगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी की तो हम आगे इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। बस आप ये याद रखो कि ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी इनकी कैपिटल थी मालखेड़। तो मालखेड़ जो है कर्नाटक में ही है, लेकिन जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है उसके नजदीक है। यानी आप कह लो कि तीनों स्टेट के बॉर्डर जहां पे लगते हैं ये मालखेड़ है, तो ये महाराष्ट्र है, ये आंध्र प्रदेश है और मालखेड़ जो है कर्नाटक में ही है। तो ये थी पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो अचानक से खत्म हो गई चालुक्य डायनेस्टी, लेकिन 200 सालों के बाद फिर से चालुक्य डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आ गई, और जब ये फिर से एग्जिस्टेंस में आई तब इनका नाम पड़ा वेस्टर्न चालुक्य। ये नाम इसलिए देना पड़ा क्योंकि वेंगी के चालुक्य अभी भी रूल कर रहे थे। तो वेंगी के चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य के नाम से जाने जाते थे ना, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो ये इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान ले। अगर हम बात करें कि साउथ इंडियन बाकी जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में, तो जो बाकी जो डायनेस्टीज थी उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज कर रखा था। यानी कि राजा जो है छोटे लेवल के फैसले नहीं करता था, जो गांव के लेवल के फैसले होते थे वो गांव के लोग ही मिलके करते थे। ये जनरल अप्रोच देखी जाती थी साउथ इंडियन डायनेस्टीज में कि जो गांव का फैसला है वो गांव के लोग ही करें, राजा तो बड़े बड़े फैसले करेगा। लेकिन चालुक्य डायनेस्टी में ठीक इसका उल्टा होता था। वहां पे जो ताकत है वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे होती थी, जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो सेंट्रल लेवल पे की जाती थी। यानी गांव के भी फैसले राजा के ही दरबार में होते थे। तो आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमी नहीं दी गई। चालुक्य डायनेस्टी की एक सबसे बड़ी पहचान है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की कि जितनी ऑटोनॉमी बाकी डायनेस्टीज ने गांव के लोगों को दी थी उतनी चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने अपने लोगों को नहीं दी। चालुक्य जो थे इनको एक बहुत बड़ी नेवल पावर माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इनके पास नेवी हुआ करती थी। उस जमाने में किसी राजा के पास नेवी होना ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जो चालुक्य के सबसे बड़े राजा हुए पुलकेशिन टू, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी नेवी थी और उनके पास 100 के करीब जहाज थे। उस जमाने में 100 जहाजों का, और ये कोई माल ढोने वाले जहाज नहीं थे, ये सब लड़ाई लड़ने वाले जहाज थे।
इन जो पुलकेशिन II के सिक्के वगैरह मिलते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस पे उनकी इमेजेस वगैरह मिलती है, उससे साबित हो जाता है कि उनके पास जहाज वगैरह थे। अब ये जो चालुक्य, आप देखोगे कि पुलकेशिन II बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते थे, तो आपको लगेगा कि इनके पास बहुत बड़ी फौज होगी। देखो, इनके पास फौज तो बड़ी होती थी, लेकिन फौज राजा की खुद की नहीं होती थी। तो राजा जो है अपने जमींदारों पे डिपेंड करते थे। तो जब भी राजा को लड़ाई लड़नी होती थी तो वो अपने जमींदारों से कहते थे कि तुम लोग अपनी अपनी फौज लेके आओ, हम सब इकट्ठा होके एक बड़ी सी फौज बनाएंगे और जंग के मैदान में जाएंगे। अब बात करते हैं चालुक्य के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। तो चालुक्य, अगर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जाए तो टेंपल आर्ट के लिए बहुत फेमस है, यानी कि काफी सारे खूबसूरत टेंपल्स इन्होंने बनाए और आज भी ये टेंपल जो है मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये सारे टेंपल्स आज भी विदेशी टूरिस्ट की यहाँ पे आपको भीड़ मिल जाएगी। तो कुछ फैक्ट्स हमने पता होने चाहिए। तो जो चालुक्य डायनेस्टी वाले जो आर्ट फॉर्म या आर्किटेक्चर का फॉर्म यूज करते थे, उसे कहा जाता था वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये टेंपल बनाने की एक कला है, मंदिर को निर्माण करने की एक कला है, और ये चालुक्य डायनेस्टी से जुड़ी हुई है। अब ये क्या है वेसारा स्टाइल? तो देखो, उस वक्त मंदिर बनाने की दो टेक्निक्स हुआ करती थी, एक जो नॉर्थ इंडिया में फेमस थी, एक जो साउथ इंडिया में फेमस थी। जो साउथ इंडिया में जो टेक्निक फेमस थी वो कहलाती थी शिखर या नगर। इसमें एक स्तंभ के जैसे, पिरामिड के जैसे बना दिया जाता था। और नॉर्थ इंडिया में जो फेमस था वो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह करके मंदिर बनाए जाते थे, यानी मंदिर में फ्लोर होते थे। तो ये कहलाता था शिखर स्टाइल, और ये कहलाता था नगर स्टाइल। तो चालुक्य वालों ने क्या किया, दोनों को मिक्स करके एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर निकाला, जिसको नाम दिया गया वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप मंदिर देख रहे हो, तो ये मंदिर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे कोई पूछेगा कितने फ्लोर है, आप कहोगे फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है। और ये क्या है, यही तो शिखर है। तो दोनों को मिक्स कर दिया इन लोगों ने। तो ये जो चालुक्य लोगों ने इतने ज्यादा मात्रा में मंदिर बनाए, ये पूरे मंदिर 3 ग्रुप में बांटे जाते हैं। अगर आपको याद रखना हो तो ये मंदिर 3 अलग अलग लोकेशंस पे बनाए गए। तो क्योंकि कल को एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये वाला मंदिर किसने बनाया, वो वाला मंदिर किसने बनाया, तो आपको मंदिर के नाम को डायनेस्टी के साथ एसोसिएट करना आना चाहिए। तो 3 बड़े बड़े लोकेशंस पे इनके बनाए मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। पहली लोकेशन अहिहोल। अहिहोल कहाँ है? तो कर्नाटक के ही बागलकोट जिले में है। तो यहाँ पे एक लाद खान मंदिर देखने को मिलता है। आज इसका नाम भले ही लाद खान है, लेकिन क्योंकि वहां पे जब इस्लामिक रूल हुआ तो कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया, उनके नाम भी बदले गए। तो आज जिसको आप लाद खान मंदिर के नाम से जानते हो, वो बेसिकली एक सूर्य मंदिर है। तो अहिहोल में सूर्य मंदिर बनाया गया, दुर्गा मंदिर बनाया गया, हुची माली गुड़ी मंदिर भी अहिहोल में ही है। मेघूती में जैन मंदिर बनाया गया। याद रखना बच्चों, ये वही मेघूती का मंदिर है जिसको पुलकेशिन II ने बनवाया था। और पुलकेशिन II ने क्यों बनवाया था? क्योंकि उसने हर्षवर्धन को लड़ाई में हराया था। और इसी मंदिर में इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको। ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? तो पुलकेशिन के कवि रवि कृति ने लिखा था। तो अहिहोल में कुल मिला के लगभग 70 के करीब मंदिर है। तो 3 अलग अलग लोकेशंस पे चालुक्यों के बनाए मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। तो पहली लोकेशन है अहिहोल, दूसरी लोकेशन है बादामी, यानी कल को कोई आपसे पूछेगा कि बादामी का टेंपल किसने बनवाया, तो चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया। देखो बच्चों कितनी अच्छी जगह है ये बादामी के हिल्स हैं, और यही है बादामी का मंदिर। यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई थी। ये पुलकेशिन I ने बनवाया है, ये मंदिर बनवाया था। जो तीसरा मंदिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। तो ये मंदिर है पतादक्कल में, ये भी कर्नाटक में ही है। तो ये एक टेंपल कॉम्प्लेक्स है, यानी एक पार्क जैसी जगह है जिसमें 10 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। इसमें से 4 मंदिर नगर स्टाइल में बने हैं और 6 मंदिर शिखर स्टाइल यानी
द्रविडियन स्टाइल, ये शिखर स्टाइल है, ये नगर स्टाइल है। आप देख रहे हो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर टाइप की चीजें, और यहां तो कोई फ्लोर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बस शिखर है। तो 4 मंदिर नगर स्टाइल के, 6 मंदिर द्रविड़ स्टाइल के। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इसी पदादक्कल कॉम्प्लेक्स में वीरूपक्षा मंदिर है, ये सबसे फेमस मंदिर है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है वीरूपक्षा मंदिर को भी। तो वीरूपक्षा मंदिर किसने बनवाया था? हमने थोड़ी देर पहले ट्रिक याद की थी ना, वी फॉर वीरूपक्षा, वी फॉर विक्रमादित्य 2, तो विक्रमादित्य 2 ने बनवाया था। तो वीरूपक्षा मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, ये सब के सब द्रविडियन स्टाइल में बने हुए, यानी शिखर स्टाइल में बने हैं। पापनाथ टेम्पल जो है वो नगर स्टाइल में बना हुआ है, फ्लोर वाले स्टाइल में बना हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारी कहानी थी किसकी? चालुक्याज ऑफ बादामी की। चालुक्या की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमको 2 और फैमिलीज कवर करनी है, 3 फैमिली मिला के चालुक्या डायनेस्टी बनती है ना। तो बाकी बची हुई 2 फैमिलीज की कहानी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।